Jai Sri Ram, everyone. Welcome to our channel and app JTC Educational Revolution. Today, in this third video of kinematics, we are about to start with the topic that is acceleration. Okay, so now, see, student, first of all, we will try to understand that what is meant by acceleration. See, acceleration is nothing but rate of change of velocity of any object. Okay, so rate of change of velocity of any object is known as acceleration. Okay, students, right? So rate of change of velocity, इसका मतलब क्या होगा सर? अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर है स्टार्टिंग में, राइट, और एक यहाँ पर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, राइट, और अब थोड़ी देर में आगे जाकर एक 15 सेकंड के बाद वो व्हीकल यहाँ पहुंच गया और इस समय इसकी स्पीड है मान लो 12 किलोमीटर पर आवर। फिर यहां से यहां तक अगले 15 सेकंड में या 10 सेकंड में वो यहाँ पहुंचा, उस समय उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। सब देखिए स्टूडेंट, टाइम के साथ क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर स्पीड इन द सेंस स्टूडेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलेंगे, स्पीड, राइट। ये याद रख लो स्टूडेंट, ये बात अच्छे से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड। ओके, वेलोसिटी के पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, राइट। तो उसके मैग्नीट्यूड को हम बोलेंगे स्पीड। क्लियर है सभी को, राइट। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे, स्पीड। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा मतलब वेलोसिटी बदल रहा, राइट। तो इसका मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज मतलब समय के साथ बदलना, समय के साथ बदलना। क्लियर है सभी को, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बोल रखा है, राइट। वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता हो और जिसके पास डायरेक्शन होता हो और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो। ये तीनों चीजें होंगी तो उस क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, राइट। क्लियर है सभी को, ये तीनों होनी चाहिए। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब जनरल एग्जांपल ऐसे लिख ले सकते हैं हम लोग।
वेलोसिटी इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में कितना किलोमीटर के वेलोसिटी से जा रहा है व्हीकल? 35 किलोमीटर पर आवर। राइट, एक्चुअली 35 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड है, अब उसके साथ डायरेक्शन है, स्पीड और डायरेक्शन मिल गए तो इसे बोलेंगे वेलोसिटी। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहां नहीं करेंगे, इसे सेपरेटली पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। राइट, इसको मैं आपको वेक्टर में समझाऊंगा डिटेल्स में। ओके, राइट, चलिए क्लियर है। अब एक बार पिछले पेज पे आते हैं फिर से। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल गया, तो मैंने बोला कि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल गया, तो मैंने क्या बोला? इसे एक्सेलरेशन बोला। राइट, कभी कभार डायरेक्शन बदलने पर भी उसे एक्सेलरेशन बोलो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलने दो या डायरेक्शन बदलने दो या दोनों बदलने दो, तब उस क्वांटिटी को बोलेंगे एक्सेलरेशन। गेटिंग गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? राइट, क्लियर है सभी को? ओके, राइट। तो वेलोसिटी वेक्टर है। राइट, अब एंड एक्सेलरेशन भी वेक्टर है स्टूडेंट्स। ओके, ये तीन एक बार आपको बता देता हूं, ऑलरेडी बोल चुका हूं पिछले वीडियोस में। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये जो स्पीड है ना, ये स्केलर है, क्योंकि स्पीड के पास अपना डायरेक्शन नहीं होता कोई। क्लियर है सभी कोई बात है? राइट, चलिए अभी कुछ देर के लिए अभी मैंने जो जो बोर्ड पे लिख रखा है उन्हें ऑब्जर्व कर लीजिएगा। एक दो और ओके डायमेंशन बता देता हूँ। डायमेंशन फॉर्मूला तो आपको आएगा ही आगे। राइट, सिंपली ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। राइट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे होगा, m0 l पावर 1 t पावर -2। क्यों सर ऐसे क्यों है डायमेंशनल फॉर्मूला? क्योंकि यहां देखो स्टूडेंट, न्यूमरेटर में क्या है? वेलोसिटी है। राइट, क्लियर। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है स्टूडेंट, मुझे एक बार बोलो। यहां लिखता हूं रफ वर्क में, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, टाइम यानी कि टी। ओके, सो यहां पर न्यूमरेटर में लेंथ बाई टी आएगा और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी टी है, तो ये वाला टी नीचे आएगा, तो क्या बनेगा? एल बाई टी स्क्वायर। अब एल टी स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे, -2 होगा, इसलिए अब देखो एल के जगह एल है, टी स्क्वायर टी पावर -2 की जगह टी पावर -2। राइट, ये m0 क्योंकि यहां पे मास की बात नहीं होगी। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए बढ़िया सा भी इसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स।
एक काम करता हूँ, आपको लिखने को भी समय वीडियो में दे देता हूँ स्टूडेंट्स। और जैसे कि आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ, लगभग 3 वीक्स के बाद आप मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हो स्टूडेंट्स, सो केयरफुली इसे ऑब्जर्व करिएगा। राइट, क्योंकि मेरे एग्जाम्स के कारण 3 वीक्स तक मैंने कोई क्लास नहीं लिए थे। अभी आप सभी लोग इसे फॉलो करिएगा अच्छे से। राइट, क्लियर। एक चीज जो भी डेली बताया जाएगा उसे लिख लेना भी है स्टूडेंट्स, क्लास के समय में भी जब मैं समय दूंगा लिख लो उसे, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके। राइट, अभी यहाँ पे एक और बात लिख देते हैं। सी स्टूडेंट, यूनिट्स क्या होते हैं? अब देखो, यूनिट्स क्या होगा? L/T² यानी कि मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। ओके, ये ऐसा यूनिट होगा। राइट, और सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर। क्लियर है सभी को? ये सीजीएस में। राइट, चलिएगा सभी लोग अभी एक थोड़ी देर के लिए ये वीडियो ऑब्जर्व करिएगा, जो जो मैंने लिख रखा है बोर्ड पे। अभी चलिए इसे फटाफट लिख लीजिएगा स्टूडेंट सभी लोग। राइट, फास्टली पहले वाला पेज ला के देता हूं आपको बीच पर। फास्टली लिखिएगा स्टूडेंट, ज्यादा समय नहीं लेना लिखने के लिए। राइट। जल्दी लिखिएगा स्टूडेंट्स।
Hope everyone writing work's been completed, right? Let us move on with the next topics now. See, student, now we are going to discuss uniform acceleration. Listen very carefully, all of you. See, if a body is moving in such a way that during its journey, the direction and the magnitude of acceleration remains same, then that type of motion is said to be uniform acceleration. That type of acceleration, it is said to be uniform acceleration. Right. That is, see, if an object is moving with constant speed and in the same direction, then that is said to be uniform acceleration. राइट इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो रहा है जहां पर उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, राइट, तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. राइट, अब देखो स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है? दोनों स्पीड ही है. राइट, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं. इसलिए मैं कभी कभी स्पीड लिखता हूँ. स्पीड और डायरेक्शन एक साथ लिख दिया तो समझ जाओ मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की. राइट, अगर वो दोनों सेम है तो वहां पे बात हो रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की. राइट, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन. क्लियर है सभी को? राइट, चलिए अभी देखते हैं स्टूडेंट्स. सो ये समझ में आया? इसका कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो एक्सेलरेट हो रहा है, राइट, हो रहा है, तब अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्लियर है सभी को ये बात? राइट, तो आप सभी को समझ में आया होगा. राइट, चलिए भाई एक 30 सेकंड के लिए से ऑब्जर्व कर लीजिएगा. अब देखिएगा स्टूडेंट्स,
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा होगा, राइट, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब उसका पाथ कैसे रहेगा? या तो स्ट्रेट लाइन रहेगा या तो पैराबोलिक रहेगा, राइट। पहले हिंदी में लिखता हूं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रहा होगा, तब उसका पाथ, उस एक्सेलरेशन का पाथ, स्टूडेंट, उसका पाथ मतलब उस एक्सेलरेशन का पाथ, पाथ मतलब रास्ता, राइट। उस एक्सेलरेशन का पाथ कैसे हो सकता है? या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ओके, या तो पैराबोलिक हो सकता है। क्लियर है सभी को? राइट। इट मीन्स व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन इट्स पाथ can be a straight line or can be a parabola. Got with this point, everyone? Right. So, when a particle is moving with constant acceleration, then its path will be either parabola or parabolic और स्ट्रेट लाइन। समझ में आया सभी को ये? राइट। चलिए अब इसका एक डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट, अच्छे से समझिएगा डायग्राम को, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा होगा तो वो ऐसे भी जा रहा हो सकता है, राइट, नहीं तो वो ऐसे भी जा रहा होगा। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? राइट। और जब वो ऐसे पैराबोला के पार्ट में जा रहा होगा ना स्टूडेंट, उस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा यहां पर? जी होगा हर जगह पर जब वो पैराबोलिक पाथ में जाएगा, क्योंकि वो हवा में है, तो ऑब्वियसली उस समय एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? और यहाँ कुछ एंगल बनाएगा, वो कैसे? यहाँ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। ये पैराबोलिक पाथ हो गया। इसी में एक्चुअली दोनों मान के चल सकते हो, ये पैराबोलिक, ये स्ट्रेट लाइन मोशन। राइट, ये कौन सा मोशन हो सकता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर है सभी को? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है और वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पोजीशन पे है और उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, तो उसका पाथ कैसे रहेगा? पाथ कैसे रहेगा? केवल स्ट्रेट लाइन से। रेस्ट में है जब पैराबोला नहीं आएगा। अब यहां देखो स्टूडेंट्स, यहां रेस्ट की बात नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट रेस्ट से है या स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो है, ये बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, राइट, बट यहां क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, राइट। सो अगर ऑब्जेक्ट
रेस्ट पोजीशन में होता है, शुरू में स्टूडेंट इनिशियली अगर रेस्ट पोजीशन में होता है, राइट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करना शुरू करता है, मतलब शुरू में रेस्ट है, रेस्ट पोजीशन में, जैसे मूव हो रहा है, जैसे मूव हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तब उसका पाथ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। राइट, यहां पे पैराबोलिक पाथ नहीं बन सकता। क्लियर, ये बात क्लियर है सभी को? राइट, सो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पाथ कैसे रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? और यहाँ पे कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, वो तो सेम है पिछले पॉइंट में और इस पॉइंट में। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? क्लियर है सभी को ये बात? अगले पेज की तरफ चलते। सी स्टूडेंट, अगर कोई पार्टिकल मूव हो रहा है और उसकी वेलोसिटी वेरी हो रही है तो डेफिनेटली वहां पे एक्सेलरेशन होगा ही होगा। राइट, मतलब पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। राइट, क्लियर? सो व्हेन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट moves with variable velocity, then it will definitely have acceleration. So obviously सवाल ही नहीं उठता, जब अगर कोई पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। अपना आज का डेफिनेशन। राइट, क्लियर? चलिए यहां तक क्लियर है सभी को? अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, राइट, अगर कोई पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव होना मतलब स्टूडेंट नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, सीधा लाइन में जा रहा है। इसको मतलब समझ में आया? सेम स्ट्रेट लाइन रहना मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होना। तो अगर कोई पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है और वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो तब एक्सेलरेशन नहीं होगा। सी क्लियर है ना बात? डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन होने का सवाल ही नहीं होता वहां पे। राइट, क्लियर है सभी को ये? राइट,
अब अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ पे मूव हो रहा है और उसकी वेलोस उसकी स्पीड सेम है, राइट, उसकी स्पीड क्या है, सेम है, स्पीड कांस्टेंट है, तब एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा, राइट, तब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा बोल के लिखना होता है, मतलब एक्सेलरेशन होगा, नॉन जीरो लिखो या एक्सेलरेशन होगा लिखो, एक ही मतलब है, राइट। सर ये एक्चुअली हो क्या रहा है, अब देखो स्टूडेंट, स्पीड तो कांस्टेंट है बट पाथ कैसे कर्व्ड है, सो जब पाथ कर्व होता है ना तो डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन है वहां पर, डायरेक्शन सेम और स्पीड चेंज हो गया तो भी एक्सेलरेशन है वहां पर, डायरेक्शन और स्पीड दोनों सेम है, चेंज नहीं हो रहे तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। समझ में आ रही है बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, राइट। अच्छे से ध्यान से सुनो इन सभी को। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, सो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो ही तो होगा, राइट। क्लियर है ये बात यहां तक की, राइट। चलिएगा स्टूडेंट, अभी एक एक स्लाइड लाता हूं पहले से, जहां पे रुके थे, कॉपी कर लीजिएगा अभी इन चीजों को। जल्द से जल्द लिख लीजिएगा फास्ट, मैं भी म्यूट मोड में रखकर नेक्स्ट स्लाइड लाते रहूंगा, फटाफट लिखते रहिएगा, ओके।
चलिए स्टूडेंट्स, अभी होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने सब कुछ लिख लिया होगा। मैंने 5-6 मिनट आपको समय दिया वीडियो में, राइट। तो अब से ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, वीडियो में आपको देना, जब थोड़ा सा गैप दूंगा और समय लिख लेना है, राइट। क्लियर। चलिए, अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, अब आएंगे नए टॉपिक की तरफ। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर दो चीजें होती है, राइट, अभी मैं इस तरह लिखूंगा, ये दो चीजें होती है, राइट, एक्सेलरेशन में, राइट। तो अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में से, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में से कोई एक भी चेंज हुआ, कोई एक भी चेंज हुआ या दोनों चेंज हुए, तो हम तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया सभी को, राइट। सो इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन changes or both changes in an acceleration, then that type of acceleration is said to be non-uniform acceleration. That is clear everyone? Next, अभी देखेंगे एवरेज acceleration. अभी देखो स्टूडेंट, एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि ऐसे ऐसे कैसे करेंगे, तो लाइक रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल मींस इन टोटल टाइम, राइट। सो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, एवरेज, डायरेक्टली लिख रहा हूं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। सो वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी में जितना भी चेंज होता है उसको जितना समय लगा उसको दोनों को डिवाइड करना हो, राइट। तब बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। सो टोटल चेंज इन वेलोसिटी को डी डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, राइट। और टोटल चेंज इन टाइम को और टोटल टाइम को डेल्टा टी लिखेंगे। अब डेल्टा वी क्या है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी है ना। सो टोटल चेंज कैसे पता करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब लास्ट वेलोसिटी और पहले वाले वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करेंगे। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस, ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, वी एफ माइनस वी आई, ओके, समझ में आ रहा है, बाय डेल्टा टी। आप इसे चाहे तो V2 माइनस V1 भी लिख सकते हो, राइट। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है सभी को, आई थिंक सो, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सी स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि देखो स्टूडेंट, अभी मान लो मेरी गाड़ी, एक मिनट स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, राइट।
सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि स्टूडेंट, मान लो भी मेरी गाड़ी यहाँ से एक्सेलरेट हो रही है, अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे मूव होती जा रही है, और मेरी गाड़ी जब इधर है, इस समय एक्सेलरेशन कितना है मुझे जानना है, इस पर्टिकुलर समय पे। मुझे पूरा एक्सेलरेशन नहीं जानना है, उस पर्टिकुलर सेकेंड में, उस पर्टिकुलर समय में एक्सेलरेशन कितना है वो मुझे जानना है। उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ में आया? राइट, चलिए। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। राइट, क्लियर है? सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऐसे लिखें, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट at an instant of time is known as instantaneous acceleration, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, राइट। और हम, चलो इतना सा क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट, बेसिकली एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट टेंस टू डेल्टा टी टेंस टू जीरो, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज ऑफ टाइम। राइट, डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी यानी कि टोटल टाइम। इससे पहले भी लिखा, ओके स्टूडेंट्स, या बीच में जरा सा बैटरी डाउन हो गया था स्टूडेंट, तो शायद 2 मिनट के लिए ऑडियो नहीं रहेगा, तो बोर्ड पे जो देख के लिख लेना। राइट, अभी देखो स्टूडेंट, एक्सेलरेशन आने की लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डीवी बाई डेल्टा वी बाई डेल्टा, इसको हम डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो डीवी बाई डी टी को क्यों ना मैं ऐसे लिखूं, डी बाई डी टी ऑफ बी। ओके, अब देखो डी बाई डी टी यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। राइट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये फर्स्ट डेरिवेटिव किसका है, वेलोसिटी का। राइट, तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ velocity is known as acceleration. So velocity के फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे, acceleration। क्लियर है ये बात सभी को? राइट, और acceleration में instantaneous acceleration में बोल सकते हैं। राइट, चलिए ऑब्जर्व करिए बस।
सेवन राइट। क्लियर है, 1 1 मिनट दो नेक्स्ट स्लाइड पे। मेरे सभी को राइट लिख लेना हो गया होगा। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं और उसके बाद कुछ और भी काम करेंगे। एक प्रॉब्लम है ना, छोटा सा प्रॉब्लम ले रहा हूँ और कल के भी दिन, कल अगर छुट्टी भी देना पड़े तो भी क्लास चलेगा, आपको घर पे बैठ के देखना पड़ेगा। सी एक एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स, द वेलोसिटी of a particle is given by v is equal to t square minus 40 plus 3 meter per second, where t is time in seconds. Find the acceleration at t is equal to, find acceleration at t is equal to 2। जब टाइम 2 सेकेंड रहते हैं acceleration फाइंड करना। ये सभी को अभी देखो स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन ही है, 4 ऑप्शन में होंगे बट अभी हम सॉल्व करेंगे। सी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, डीवी बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी ऑफ, अभी तो लिखा था मैंने आपको, इसलिए प्रॉब्लम ले रहा हूँ, पिछले स्लाइड में मैं किया था ये, डी बाई डी टी, वी क्या है, वी इतना है, टू टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3। ओके राइट, अब इससे सॉल्व करके एक्सेलरेशन ला, ओके सो एक्चुअली डी बाई डी टी ऑफ टू टी स्क्वायर लिखना होता है माइनस डी बाई डी टी ऑफ 4t लिखना होता है प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3, तीनों को अप्लाई कर। अब यहाँ ये जो 2 है ना स्टूडेंट, ये बाहर आ जाए, सो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर बचेगा
और यहाँ पे जो 4 है ना कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ टी बचे, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3, यानी कि सी स्टूडेंट डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट हमेशा 0 होता है। आपको मैथ्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को थोड़ा सा नया लगेगा अगर आपने ये नहीं किया स्कूल में, तो कांस्टेंट का 0 आता है। अब ये 2 वैसे ये डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या आता है, 2t होता है, ये 2 इधर आता है फॉर्मूला के हिसाब से, राइट। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को पता होगा, राइट। तो इसलिए डिफरेंशिएशन के भी मैंने वीडियो भेजे, तो आपको देखो बोला था, पता नहीं कितने स्टूडेंट ने देखा वो। टी बाई डी टी ऑफ टी यानी कि वन, अब इस हिसाब से 2 इंटू 2t 4t माइनस 4, ये है एक्सेलरेशन। बट हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन एट t is equal to 2। So acceleration at t is equal to 2 को ऐसे लिखते हैं, राइट। सो ये 4t माइनस 4 लिख लो, t की जगह 2 लिखते हैं, बस उतना ही, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। 4 टू 8 माइनस 4, यानी कि अपना आंसर है 4। यूनिट क्या पड़ता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आंसर है, राइट। क्लियर है, ये सिंपल सा प्रॉब्लम। चलिए इसे ऑब्जर्व करिएगा सभी लोग। सबको लिखना हो गया होगा, राइट। चलिए अभी अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताएंगे। सी स्टूडेंट, ये कॉम्पोजिशन ऑफ अच्छे, अगर एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहा है तो इसे रिटार्डेशन बोलेंगे। मतलब अगर एक्सेलरेशन में
मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड में क्या एजुकेशन में मैग्नीट्यूड क्या होता है बेसिकली वेलोसिटी स्पीड। अगर एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है तो उसे रिटार्डेशन, जैसे ब्रेक मारना क्या है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेट करना उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट करते समय क्या होता है, स्टूडेंट समय के साथ स्पीड बदलता है तो मैग्नीट्यूड बदलता बढ़ता है। ब्रेक मारते समय क्या होता है, समय के साथ स्पीड कम होता है मतलब मैग्नीट्यूड कम होता है। तो ब्रेक मारना क्या है, अभी कार के एग्जाम्पल में ब्रेक मारने को बोलेंगे रिटार्डेशन। तो उससे बोलेंगे रिटार्डेशन। क्लियर सभी के पॉइंट। चलिए अभी एक मजेदार चीज हम देखते हैं, दो कंडीशन देखते हैं। ये नेगेटिव डायरेक्शन मतलब लेफ्ट मान लो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। क्लियर। और मोशन उस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। मतलब एक गाड़ी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन भी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो रहा है इस तरफ तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यही ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो रहा है, राइट, मोशन वहां होना चाहिए बट ऐसे मूव हो रहा है, तो तब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव, राइट। मतलब कोई गाड़ी जिस मोशन में जा रहा है और एक्सेलरेट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और जो गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रहा है एक्सेलरेशन पीछे वाले डायरेक्शन में हो रहा है तब एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। क्लियर है सभी को ये बात, राइट। और वेलोसिटी पे जो साइन है वो किसका डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन, याद रखो नीचे लिखा। ओके। राइट। तो वेलोसिटी डायरेक्शन एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। इन द सेंस अगर एक्सेलरेशन गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रहा है डायरेक्शन में होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में ना होकर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, राइट। क्लियर सब। राइट। चलिए अभी आगे की तरफ बढ़ते नेक्स्ट पार्ट है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब अभी समझ में, राइट। वेलोसिटी का डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है, मतलब साइन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो साइन है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेलोसिटी का साइन बोलो, वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलो, बात एक ही होती है स्टूडेंट्स। साइन ऑफ वेलोसिटी represents direction of motion. Sign of acceleration
represents डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. जो एक्सेलरेशन पे जो साइन है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताता है, और वेलोसिटी पे जो साइन है वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन. राइट, समझ में आ रहा है ये सभी को? राइट, अभी देखिए और भी कुछ बातें देखनी है. अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का स्टूडेंट सेम साइन है, राइट, सो उस समय बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग. मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि क्या है, देखो स्टूडेंट कई बार बोल चुका हूँ पिछले में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, सो सेम डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड होता है. क्लियर है? राइट, ओके. सपोज मान लो वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मतलब साइन ऑपोजिट है, तो तब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस. क्लियर है सभी को? राइट, ओके. चलिए अभी इतना सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा, मैं अभी इसे म्यूट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करके लिख लीजिएगा. होप आपका लिखना हो गया होगा. अभी अगले पार्ट की तरफ जाते हैं, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. The acceleration
of a particle moving in a straight line varies. क्वेश्चन मेरे साथ ही फॉलो करो स्टूडेंट्स. With its displacement as given, a is equal to 2s plus 1. Velocity of the particle is 0. Displacement. Of the particle is 0 at 0 displacement. Find the corresponding velocity displacement equation. ओके, सो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सो अभी क्या बोल रहे हो स्टूडेंट? एक्सेलरेशन दे रखा हम लोगों ने. एक्सेलरेशन कितना दिया? 2s plus 1. ओके, अब देखो स्टूडेंट, एक्सेलरेशन यानी कि dv बाई dt होता है. तो क्यों ना मैं एक्सेलरेशन की जगह dv बाई dt लिखूं. राइट. सो dv बाई dt कितना है? 2s plus 1. अब देखो स्टूडेंट, dv बाई dt को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dv बाई ds इंटू ds बाई dt. ये आपको वेक्टर्स में आएगा स्टूडेंट्स. अब देखो, आप इस तरह जब तक शॉर्टकट में समझ सकते हो, ds ds कैंसल, तो ओवरऑल ये क्या हो गया? dv बाई dt हो गया. राइट. तो इसका मतलब dv बाई dt को हम ऐसे लिख सकते हो. राइट. क्लियर. तो dv बाई dt को मैं ऐसे लिख रहा हूं. अब यहां देखो स्टूडेंट, राइट साइड में क्या है? 2s प्लस 1 है ना. राइट. वो वैसे का वैसे लिखेंगे. ds बाई dt क्या है स्टूडेंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो मतलब समय के साथ कोई चीज अपने जगह से दूसरे जगह जाना. राइट. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं. राइट. सो ये dv बाई ds वैसे रखेंगे. ds बाई dt की जगह हम क्या लिखेंगे? v लिखेंगे, वेलोसिटी. ओके. राइट साइड में 2s प्लस 1 एज इट इज. राइट. अब स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों तरफ. सो अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. प्रॉब्लम्स मैं कैसे कर रहा हूं वो समझो स्टूडेंट्स. दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना. ओके. तो अब ये dv बाई इंटीग्रेशन लगाने पर अब ये क्या होगा स्टूडेंट? सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dv रहेगा. और लिमिट कहां से? लो 0 टू v स्पीड, फाइनल वेलोसिटी. राइट साइड में भी इसलिए क्या होगा? राइट साइड में. राइट. अभी इंटीग्रेशन लगाने से क्या हो गया स्टूडेंट? ये टर्म चला गया. राइट. चलिए, अब लेफ्ट साइड में क्या होगा स्टूडेंट्स? एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ. अभी डिटेल्स में तो अभी नहीं कर पाएंगे. राइट. क्लियर. एक थोड़ा सा समझाता हूँ.
सो अभी देखो स्टूडेंट, एक छोटा सा रफ वर्क कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। अब x के जगह v है, n के जगह वन है, राइट। सो v बाय v पावर n प्लस वन, यानी कि वन प्लस वन, नीचे n प्लस वन, अपना n क्या है, वन है ना, सो वन प्लस वन, तो ये होगा वी स्क्वायर बाई टू। तो इसलिए मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर बाई टू होगा कि नहीं, ओके। इसका इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाई टू। और यहाँ लिमिट भी लगानी है स्टूडेंट्स, जीरो टू वी, ये वाली लिमिट जीरो टू वी, ओके। और राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ ये टू तो कांस्टेंट ले लेंगे, टू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एस क्या हो गया, एस स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे भी लिमिट लगेगा, स्क्वायर बाई टू आएगा स्टूडेंट्स, और इधर भी लिमिट। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सिंपली एस रहता है स्टूडेंट्स, वही कांस्टेंट रिपीट होता है, क्या वन। अब ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस आएगा। अगर वो इक्वेशन एक्स के फॉर्म में है तो एक्स आएगा, इक्वेशन एस के फॉर्म में, इसलिए एस आ रहा है, राइट। तो ये एस लिमिट यहां पे लगेगा। सो अब यहां क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ये टू है, ये कंफ्यूज ना होना, एक बार वी की जगह टू लगाना होता है, फिर एक बार जीरो लगाना होता है। ओके, ऐसे करना होता है बेसिकली लिमिट्स में। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। और एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जरा सर को, ये v है स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैंने गलती से टू लिख दिया, ये क्या है, v है, तो v की जगह v आएगा, v की जगह v आने की वैसे रहेगा। फिर उसके बाद माइनस v की जगह लोअर लिमिट लगा, पहले अपर लिमिट लगा, अपर लिमिट क्या था v, तो v की जगह v लगा दिया, फिर v की जगह जीरो लगाना, जीरो स्क्वायर बाई टू, ये फॉर्मूला लिमिट ऐसे लगा। अब यहाँ s की जगह s लगाएंगे, माइनस s की जगह जीरो लगा, प्लस अब यहाँ s की जगह s, फिर s की जगह जीरो, s माइनस जीरो, ओके, क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल है तो s माइनस जीरो डायरेक्ट आएगा। अब ये क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू, जीरो स्क्वायर बाई टू जीरो ही होगा, टू इंटू एस स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू जीरो होगा, स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो क्या होगा, स्क्वायर बाई टू होगा, और s माइनस जीरो एस होगा, राइट। टू टू कैंसिल, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस, राइट, ये आ गया। अब देखो स्टूडेंट, हमें रिलेशन किसके बीच में फाइंड करना है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। अब ये वेलोसिटी में से v को वहां भेजेंगे, पहले टू को भेजते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एस स्क्वायर प्लस एस, सो टू इंटू एस, टू एस स्क्वायर प्लस टू इंटू एस, टू एस। अब नेक्स्ट स्टेप में ये, अब ये सीधा ये स्टेप भूल जाओ भी, ये इसको और इसको कंपेयर करना। अब ये वी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, राइट। ये हो गया हमारा आंसर, टू एस स्क्वायर प्लस टू एस। और यहां आप चाहे तो एक और स्टेप भी लिख सकते हैं, जैसे अभी देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, एक्चुअली यहीं पे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस स्क्वायर प्लस टू एस है ना। अब दोनों में से टू एस कॉमन, इसमें टू एस बाहर आएगा, टू बच गया, एस बच गया, इसमें से वन। अब ये स्क्वायर वहां भेजेंगे,
स्क्वायर रूट में, राइट। तो एग्जाम में ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों करेक्ट है अपने अपनी जगह। क्लियर है सभी को, राइट। चलिएगा एक बार इसे ऑब्जर्व करिएगा। चलिए ऑब्जर्व करते लिखना भी है, फटाफट लिख लीजिएगा उसे ऑब्जर्व होते, ऑब्जर्वेशन करना होता है। चलिए नेक्स्ट, रेडी। होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इसे भी, राइट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। या चलो 15 स्लाइड्स कंप्लीट हो गए, अभी मैं इन्हें डिलीट कर रहा हूँ। ओके